आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग इतने पागल क्यों हैं, क्या आने वाले टाइम में बिटकॉइन दुनिया की नेक्स्ट ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आप बिटकॉइन कहाँ से खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन को कहाँ बेच सकते हैं, क्या आप बिटकॉइन बेच करके पैसा कमा सकते हैं, या बिटकॉइन में ट्रेड या इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना सेफ है, ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या वॉरेन बुफे वगैरह की इसमें क्या राय है, क्या वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके फ़ायदे या नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, हम ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन इतना पॉपुलर कैसे हुआ और बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए लोग इतने पागल क्यों हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज आप मुझे 1 रुपया दो और 7 साल बाद मुझसे 20 लाख रुपए ले लेना, तो आप देंगे? शायद बहुत सारे लोग देना चाहेंगे। यही हो रहा है बिटकॉइन के केस में। बिटकॉइन जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में, और 2010 में किसी एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइंस खर्च करके 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। तो औकात देख रहे हैं, 10,000 बिटकॉइंस खरीद के 2 पिज़्ज़ा आ रहे हैं, मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 रुपये के आसपास भी नहीं है। तो हम मान लेते हैं उस टाइम पे 1 रुपये के आसपास बनी उस बिटकॉइन की वैल्यू, और आज जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं गूगल पे, एक बिटकॉइन $20,000 का आ रहा है, मतलब लगभग 15 लाख रुपए का आ रहा है। तो यानी 1 रुपया आपने जो 2010 में इन्वेस्ट किया था वो 2017 में 15 लाख बन गए। इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और प्रोडिक्शन बताया जा रहा है कि 2030 में ये एक बिटकॉइन की वैल्यू $5 लाख के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा फास्ट तरीका कोई दुनिया में है ही नहीं जहाँ से आप अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए दुनिया इसके पीछे भाग रही है। तो आप कहेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी लगातार बढ़ रही है, तो है तो बड़ी कमाल की चीज़, लेकिन बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी की कहानी को समझने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि करेंसी किस फॉर्म्स में से होते होते आज क्रिप्टो करेंसी तक आ गई है। तो आज से बहुत टाइम पहले जब लोग अपना अनाज उगाते थे, मान लीजिए मैंने गेहूँ उगा लिया, आपने दाल उगा ली, और अब मुझे दाल चाहिए आपसे और आपको मुझसे गेहूँ चाहिए, तो हम आपस में इस ट्रेड को कर सकते थे। मैंने थोड़ा आपको गेहूँ दे दिया, आपसे थोड़ी दाल ले ली और हमने ये ट्रेड कर लिया। लेकिन इसमें दिक्कत आती थी, मान लीजिए मुझे आपसे ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो फिर मैं ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसके पास वो हो, लेकिन मैं ये भी सोचूंगा कि फिर उसे भी मुझसे गेहूँ ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो गेहूँ है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए बाद में एक कॉन्सेप्ट आया कॉइन्स का, प्रीशियस मेटल कॉइन्स का। इसमें क्या होता था, राजा ने सोने चांदी या तांबे के सिक्के निकाल दिए और उनसे बोला कि आप इनके बेसिस पे सामान खरीद लो, यानी सोना दो किसी से गेहूँ खरीद लो, सोना दो किसी से कपड़े खरीद लो। लेकिन ये इतना अच्छा मॉडल नहीं था क्योंकि सोने के सिक्के को कैरी करना दिक्कत था, और सोने के सिक्के की बनाई कढ़ाई ये सब बहुत कॉस्ट हुआ करती थी। इससे बचने के लिए बाद में सरकारें आई तो उन्होंने पेपर के करेंसी नोट छाप दिए और बोल दिया कि इस करेंसी के ऊपर जितना लिखा हुआ है, यानी 2000 का नोट है तो मैं आपको 2000 रुपये का सोना देने का वचन देता हूँ, 2000 रुपये का सोना ले लेना और इस नोट से ट्रांजैक्शन कर लो। तो लोग ट्रांजैक्शन 2000 के नोट से करने लगे। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड इकोनॉमीज इतनी ग्रो हो गई कि आज के तारीख में गवर्नमेंट के पास इतना सोना ही नहीं है कि अगर आदमी आ जाए और अपना सारा पैसा गवर्नमेंट को दे और सभी लोग दे दें और कहें कि हमें सोना दो, तो गवर्नमेंट के पास सोना तो अवेलेबल है ही नहीं, तो इतना सोना नहीं दिया जा सकता। उसके लिए उन्होंने फिएट करेंसी का रूल निकाला। उसमें क्या कहा उन्होंने, इस कागज़ के नोट के ऊपर एक लाइन लिख दी, उसमें कहा मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो ये जो वचन देता हूँ उसके ऊपर जो बिलीफ है, फेथ है या प्रॉमिस है जनता का, उसके बिहाफ पे जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है और मार्केट में इसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रही है। यानी 2000 का नोट कोई भी एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले आपको सामान देगा। उसको लगता है कि भारत सरकार ने वचन दिया है। तो ये जो तरीका है वो फिएट करेंसी है। तो इसके ऊपर इतना वर्ल्ड में सभी फिएट करेंसी के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो वर्ड आया है क्रिप्टो, वो आया है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से, तो इसको मिला के क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए आपके पास है रुपया, किसी के पास है डॉलर, किसी के पास है चाइनीज़ येन और किसी के पास है जापानीज़ करेंसी। अब उनको अपने अपने लोकल मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदनी है तो अपने पैसे से खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपको ग्लोबलाइज हो चुकी है अब तो दुनिया, आप मुंबई में बैठे बैठे जापान में खरीद सकते हैं, चाइना में खरीद सकते हैं, या फिर आप यूएस में खरीद सकते हैं, यूरोप में खरीद सकते हैं। तो पूरा ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं।
तो वहाँ की करेंसी में कन्वर्जन आपको ना करना पड़े, आप डायरेक्ट बिटकॉइन के थ्रू आप खरीद सकते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप खरीद सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा, बैंकिंग से आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से हट गई है, क्योंकि बैंकिंग में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो मंडे टू फ्राइडे ओपन होते हैं, और अगर ये जो कन्वर्जन हो रहा है आपकी करेंसी का उसमें भी कुछ टाइम लगता है। लेकिन बिटकॉइन के थ्रू आप करेंगे तो 24/7 है, साल के 365 दिन हो रहा है। तो ये एक फ़ायदा है। लो कॉस्ट, इसको बनाने के तो कोई कॉस्ट आ ही नहीं रही है, क्योंकि पेपर छापना नहीं पड़ रहा, कुछ डिज़ाइन विज़ाइन कुछ करना नहीं पड़ रहा, सीधे आपको तो बस एक बिटकॉइन के पॉइंट्स मिले जा रहे हैं। उन पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आप खर्चा कर लेना, उन पॉइंट्स की कुछ वैल्यू होती है। और इसका जो नुकसान है वो ये है कि इसको गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है, गवर्नमेंट ने ये बनाई नहीं है। तो कल को अगर ये बिटकॉइंस दुनिया से चले जाएं और आप कहें कि मेरे पास तो 1 लाख बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, उनकी कीमत जो है करीब लाखों करोड़ों रुपए में है, तो मुझे सरकार वो पैसे वापस दे जो बिटकॉइन चले गए, तो सरकार तो हाथ खड़े कर देगी, नहीं हमारी तरफ से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो बिटकॉइन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो कोई है तो वो बिटकॉइन है। और इसका शुरू होती है 2008 की जो महामंदी आई थी पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से, क्योंकि ये लेमन ब्रदर्स एक बैंक था, उस वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसकी वजह से पूरा दुनिया में एक स्लो डाउन आ गया। तो कुछ डेवलपर्स थे, उन्होंने सोचा कि एक बैंक के ऊपर पूरा कंट्रोल या डिपेंडेंसी क्यों रखा जाए, क्यों ना ये डिपेंडेंसी सबको बांट दी जाए, या एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बनाया जाए, इकोनॉमी का सिस्टम बनाया जाए, जहाँ पे किसी एक आदमी के पास फुल पावर ना हो, वो जो पावर है वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होनी चाहिए। यानी जो ट्रांजैक्शन बैंक में हो रहा है, वो उस बैंक का जो डेटा है वो सिर्फ बैंक के सर्वर पे ना हो, वो डेटा सभी मशीन्स पे हो, जो दुनिया में जितनी भी मशीन्स हैं वो सब पे हो। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके लिए अगस्त 2008 में bitcoin.org के नाम से एक डोमेन रजिस्टर करवा दिया गया, और एक सूडो बंदा है जो कि रियल नहीं है, इसको आज तक दुनिया जानती नहीं है कि किसने क्रिप्टो करेंसी बना के दी है, कौन उसके पीछे बंदा है, कैसा दिखता है, किसी को कुछ नहीं पता। उसका एक सूडो नेम है सतोशी नाकामोटो। उसने जो है क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पहली बार एक वाइट पेपर में अनाउंस कर दिया 31 अक्टूबर 2008 को। और उसके बाद उसने पहली बिटकॉइन माइनिंग कर ली ब्लॉक ज़ीरो के तरह थ्रू, जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं और माइनिंग क्या होती है। फिलहाल के लिए समझ लो कि उसने किसी को बिटकॉइंस दिए, और जिसको बिटकॉइंस दिए उसने 2010 में 10,000 बिटकॉइंस खर्च करके 2 पिज़्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए। तो ये हुआ फर्स्ट रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन। नाकामोटो ने एक ओपन सॉफ्टवेयर दुनिया को दिया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका भी सोर्स कोड भी, यानी जो कोड है वो भी पब्लिक को दे दिया जाता है, उसमें डेवलपर अपने हिसाब से कोड मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन नाम का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दुनिया को दे दिया। वो उसमें क्या होता है कि एक, जब आप उसमें कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो वो आपको एक बिटकॉइन एज ए रिवार्ड देता है, और फिर उस बिटकॉइन के थ्रू आप दुनिया में परचेज कर सकते हैं, किसी चीज़ को खरीद सकते हैं या किसी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना बिटकॉइन रिवार्ड आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे, उतना आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी। ये तो हुआ बिटकॉइन लेने का एक तरीका, जिसमें आपने बिटकॉइन की माइनिंग की, यानी आपने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और वो पॉइंट्स कमाए, बिटकॉइन कमाए। लेकिन दूसरा तरीका और है जो लेमन लोगों के लिए, जिनको नहीं समझता है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, क्या करना है, वो बिटकॉइन खरीद सकते हैं। जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनसे बिटकॉइन खरीद सकते हैं पैसा दे करके, यानी कि मान लीजिए $10 में उसने एक बिटकॉइन माइनर से अपना एक बिटकॉइन खरीद लिया, और फिर वो आगे इस एक बिटकॉइन को परचेजिंग में यूज़ कर सकता है, मतलब उसे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वहाँ यूज़ कर सकता है, या किसी थर्ड पर्सन को वो बेच सकता है। अब ये जो बिटकॉइन का फंड है वो पूरी तरह से डिजिटल करेंसी है, उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, या आप उसको एनकैश नहीं कर सकते। मतलब आप, ऐसा नहीं कि आप एटीएम में गए और कहीं से आपके बिटकॉइन के वो जो कॉइन है वो आपके पास निकल के आने लगे और आपने उसको ऑफलाइन मार्केट में चले गए और उससे कोई चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ ऑनलाइन फंड है, आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो ही ये बिटकॉइन आपको यूज़ में आ सकते हैं। और ये जो बिटकॉइन खरीदने का फंड है वो एक डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम बेसिस पे होता है, जिसको कि हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए राम ने श्याम को 100 रुपये बिटकॉइन दिए, तो राम और श्याम के बीच में ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। आपको इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ऑफलाइन मार्केट में राम ने 100 रुपये का नोट जो है श्याम की जेब में रख दिया, वैसे ही ऑनलाइन
100 रुपये का बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन राम ने श्याम को ट्रांसफर कर दिए। इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सीधा दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। और वो कैसे हुआ? बिटकॉइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब ये ट्रांजेक्शन के बीच में जो है बिटकॉइन सॉफ्टवेयर जो चला रहे हैं बंदे, वो दुनिया में बहुत सारी लोकेशंस पे बहुत सारे लोगों ने इस बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। और वहाँ पे जब कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने वाले जो लोग हैं उन्हें बिटकॉइन माइनर्स बोलते हैं। वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं और वो जो 100 रुपये 100 बिटकॉइन है राम से श्याम को दे रहे हैं, उसको वैलिडेट करके उसको अप्रूव करके उसको श्याम के वॉलेट में डाल देते हैं। तो ये बिटकॉइन माइनिंग होती है। इसके बदले में उन्हें कुछ कमीशन मिलता है और कुछ रिवार्ड के फॉर्मेट में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। और बिटकॉइन जो है दुनिया में फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइंस है जो कि 21 मिलियन बिटकॉइंस होने वाले हैं। अभी तक 17 मिलियन बिटकॉइंस दुनिया में आ चुके हैं, 3 मिलियन बिटकॉइंस की माइनिंग होना बाकी है। तो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस दुनिया में फिक्स्ड है, इतने ही होंगे। तो जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसको लेने के लिए जब ज़्यादा लोग होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी क्या है, बिटकॉइन की प्राइस लगातार बढ़ रही है क्योंकि बिटकॉइन कम है और ख़रीदार ज़्यादा है। तो इसलिए बिटकॉइन बढ़ रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया है बिटकॉइन ने। उसमें क्या होता है कि एक एक ब्लॉक होता है जिसकी एक लिमिटेड साइज़ होती है। मान लीजिए 1 MB की साइज़ है, तो इसमें 1 MB की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी ट्रांजेक्शन्स की वो दूसरे ब्लॉक में स्टोर होगी और उन दोनों ब्लॉक्स को आपस में लिंक कर दिया जाएगा। इससे कहते हैं ब्लॉकचेन लिंकिंग, इसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हमने राम ने श्याम को ट्रांजैक्शन किया, इसी तरह से दुनिया में और 50 हज़ारों लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उन सब का रिकॉर्ड जो एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होगा और जब वो ब्लॉक एक MB का जो उसका साइज़ है वो मेमोरी फिल हो जाएगी तो एक नया ब्लॉक जनरेट कर देंगे बिटकॉइन माइनर्स और उसमें नई इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। और उस ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें स्टोर करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पुराने वाले ब्लॉक का हैश वैल्यू, मतलब उसको लिंक करने के लिए उसके पुराने वाले की हैश वैल्यू, और ये नया ब्लॉक कब आया है उसकी टाइम स्टैम्प उसमें रह जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है कि एक तो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है, ये सभी सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है दुनिया में जितने भी सर्वर हैं ब्लॉकचेन बिटकॉइंस के, उन सभी सर्वर्स पे एक एक कॉपी डाल दी जाएगी। तो मान लीजिए एक सर्वर पे एक कॉपी अगर बर्बाद भी हो गई किसी वजह से, मान लीजिए सर्वर क्रैश हो गया या किसी ने उस सर्वर पे छेड़छाड़ करी, उसको मैनिपुलेट कर दिया उस डेटा को, तो बाकी सर्वर्स पे तो वो सेम इन्फॉर्मेशन अभी भी बनी हुई है। तो एक सर्वर पे इन्फॉर्मेशन के ख़राब होने से बाकी सर्वर्स पे इन्फॉर्मेशन अभी भी है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सभी को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक सर्वर पे ख़राब हुई है, दूसरे सर्वर पे अभी भी वही बनी हुई है। तो अगर किसी को मान लीजिए हैक करना है ये इन्फॉर्मेशन आपकी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दुनिया में जितने भी सर्वर्स हैं बिटकॉइन के, वहाँ पे जा करके सभी ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। यानी आधे से ज़्यादा सर्वर्स पे इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। उस सर्वर्स को हम नोड बोलते हैं। तो बिटकॉइन नोड्स पे जा जाके उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो 51% नोड्स पे जाके चेंज करना पड़ेगा, तब जाके लगेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। और बचे हुए 49% नोड्स पे इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। तो एटलीस्ट 51% पे हैक करना पड़ेगा। रिलेटेड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने कुछ बुक्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है। जैसा मैंने बताया कि जब ट्रांजेक्शन होता है तो वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए कुछ लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आप भी वो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपके पास जो सिस्टम है उसका प्रोसेसर बहुत अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा रैम होना चाहिए, एक तरह से आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम होना चाहिए, एक तरह से सुपर सिस्टम होना चाहिए। तब जाके आप उसको सर्वर बना सकते हैं और उस सर्वर पे आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। यानी वहाँ पे एक एल्गोरिथम रन होता है, एक प्रोग्राम रन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को सॉल्व करके जो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी वैलिडिटी इंश्योर करता है कि हाँ ये वैलिड लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन है और इसको हम नए ब्लॉक में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम है इसके सक्सेसफुल होने पे नया ब्लॉक जनरेट हो जाता है और उस ब्लॉक के जनरेट होने पे आपको 50 बिटकॉइन एज ए रिवार्ड मिल जाते हैं। लेकिन 2009 में ये 50 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड मिलता था। जो मैंने बताया कि ब्लॉक ज़ीरो में 50 बिटकॉइन किसी को फर्स्ट टाइम दिए गए, 4 साल तक 50 बिटकॉइन मिला करते थे एक नया ब्लॉक जनरेट करने के लिए। यानी
उसके बाद हर 4 साल में इसकी जो रिवार्ड की वैल्यू है वो कम कर दी जाती है। यानी पहले 2009 में जो 50 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड मिलता था, 2000 में 25 का, और 2016 में 12.5 बिटकॉइंस मिलते थे, और अभी 2020 में 6.25 बिटकॉइंस का रिवार्ड आपको मिलता है। तो ये होती है बिटकॉइन माइनिंग। तो हम एक डेमो ट्रांजैक्शन का फ्लो समझ लेते हैं कि एक ट्रांजैक्शन होता कैसे है यहाँ पर। तो टिम को मान लीजिए सारा को अपने कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफर करने, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सारा का एक अकाउंट का एड्रेस मांगना पड़ेगा। वो एड्रेस जो है क्यूआर कोड की फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये जो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा टिम अपने मोबाइल से, और अपना जितना बिटकॉइन भेजना है वो एंटर करेगा। तो जैसे ही एंटर करेगा उसको अपना की देना पड़ेगा टिम को। टिम ने जैसे अपना की एंटर किया, वैसे ही जो ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन है वो जितने भी बिटकॉइन के सर्वर्स है जिनको हम नोड्स बोलते हैं वहाँ चली जाएगी, और वहाँ पे जो है माइनर्स लगे होंगे वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, और एक एल्गोरिथम के थ्रू ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाएगा। और अगर वैलिडेट होता है तो इस ट्रांजैक्शन को जो है एक नए ब्लॉक में डाल करके इन्फॉर्मेशन आगे पास कर दी जाएगी, मतलब सारा के अकाउंट में जो है बिटकॉइन डाल दी जाएंगे, और इन माइनर्स को इसके बदले में कुछ कमीशन और कुछ बिटकॉइंस एज ए रिवार्ड मिल जाएंगे। तो ये था हमारा एक डेमो ट्रांजैक्शन। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है। फ़ायदे तो बहुत अच्छे हैं। देखिए, आपको बैंक से डिपेंडेंसी हट गई। बैंक जहाँ आपको टाइम बाउंडेशन है कि मंडे टू फ्राइडे खुलता है, और उसका 24 घंटे खुलता भी नहीं है, 365 दिन खुलता भी नहीं है। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है बिटकॉइंस की वो सबसे ज़्यादा है, टाइम आपको बहुत बच रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, यानी जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इन्फॉर्मेशन किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर यानी बैंक के पास नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन दुनिया में सभी सर्वर्स के पास है। तो अगर किसी एक सर्वर पे कोई इन्फॉर्मेशन मिस भी हो जाती है, कुछ करप्ट हो जाती है, तो बाकी जगह तो पड़ी ही है। तो ट्रांसपेरेंसी इस हिसाब से बनी हुई है, इसको हैक करना उतना आसान नहीं है। अब नुकसान देख लेते हैं। नुकसान इसके बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसको गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है। अगर कल को कुछ भी हो जाता है बिटकॉइन के साथ तो गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। दूसरी बात है, इसमें ऑनर की कोई ट्रेस नहीं है। ट्रांजैक्शन का ट्रेस हो जाता है क्योंकि सभी इस नोट्स पे ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ब्लॉक्स के अंदर, लेकिन किसने ट्रांजैक्शन किया है उस ओनर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका काम बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़ में होने लगा, जैसे स्मगलिंग हो गई, दवाइयों की स्मगलिंग या किसी और तरह की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स चुराना हो गया, या कालाबाजारी होने लगी इस तरह से। और एक बंदा है रॉस विलियम्स नाम का, जिसने 2011 में एक सिल्क रोड वेबसाइट बना के दे दी, जिसमें लोगों को बोला अपना ट्रांजैक्शन इसमें कर लो, बिटकॉइंस के थ्रू पेमेंट का लेन देन कर लो। लेकिन उसमें ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ होने लगी, इसलिए FBI ने इस साइट को बंद कर दिया, और इसके जो बंदा है रॉस विलियम्स को उसको 40 साल के लिए जेल में डाल दिया 2013 में। अब ये तो इस तरह के नुकसान है कि इसमें। अब हम देख लेते हैं कि कॉइनबेस क्या है। कॉइनबेस एक आज की तारीख में एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और वो उसमें अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप फेसबुक या गूगल पे अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही एक कॉइनबेस पे आप अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे एक डिजिटल वॉलेट आपको दे दिया जाता है। उस वॉलेट में जो है आपके जितने भी अर्नड बिटकॉइन से वो रख सकते हो, या वहाँ से आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको अपने बैंक अकाउंट से मान लीजिए 10,000 का बिटकॉइन खरीदना है, तो 10,000 आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, और वो 10,000 का बिटकॉइन आपको ये खरीद के दे देगा। और वो जो 10,000 के बिटकॉइन है, मान लीजिए 4 बिटकॉइन आपको मिले, तो वो 4 बिटकॉइन आपके डिजिटल वॉलेट में पड़े रहेंगे। अब आप उस डिजिटल वॉलेट के थ्रू उसको आगे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उस वॉलेट का आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जिसको प्राइवेट की बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज की, कि क्या कोई एक्सचेंज जैसे स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज होता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज था। माउंट गोक्स करके एक टोक्यो बेस्ड एक्सचेंज था। हालांकि ये कोई एक्सचेंज नहीं था, स्टार्टिंग में ये एक ऑनलाइन गेमिंग कार्ड्स की कंपनी थी, जो कि बाद में एक्सचेंज में तब्दील हो गई, जो कि 2010 से लेकर 2014 के बीच में ऑपरेटेड रहा। लेकिन 2014 में कुछ हैकर्स ने इसके 8,50,000 बिटकॉइंस को हैक कर लिया, मतलब $450 मिलियन की चोरी हो गई, मतलब उतने पैसे के बराबर की चोरी हो गई इतने बिटकॉइंस को चुराने की वजह से। तो ये एक्सचेंज उस टाइम पे बैंकक्रप्ट हो गया और बंद हो गया। अभी इसको दोबारा ओपन करने की बात चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। इसका फ्यूचर ग्रोथ जो है, एक कंपनी है लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स, जो कि एसेट्स का वैल्यूएशन चेक करती है फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो उसका एक बंदा है जर्मी ल्यू करके, उसने बोला है कि एक बिटकॉइन का वैल्यू $5 लाख के बराबर होगा। तो ऐसा इसका फ्यूचर ग्रोथ दिखाया जा रहा है, मतलब आपके मुंह में पानी आ जाए, इतना फ्यूचर ग्रोथ दिखाया जा रहा है। लेकिन
आपको समझना चाहिए कि हमें इसमें ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो कितना करें, कितने अमाउंट का करें। ऐसा ना कि करोड़पति बनने के चक्कर में आपने सारी अमाउंट इसमें, सारी सेविंग इसमें डाल दी और पता चला अगले दिन ये बिटकॉइन ख़त्म हो गया, आपके सारे पैसे डूब गए। तो आपको इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले इसमें अपना रिस्क इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कितना रिस्क आप उठा सकते हैं, कि कितना पैसा आपका डूब जाए तो आपको गम ना हो, इतना पैसा ही आप उसमें डालें, यानी अपनी वेल्थ का 5% इसमें डालें मैक्स टू मैक्स। क्योंकि अब देखिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही। वॉरेन बफेट और उनकी जो कंपनी है बैक्शायर हैथवे उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है, और भी जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉल बैक्स हैं, क्योंकि ये सरकार इसको मान्यता नहीं दे रही है और इसका जो है कोई एसेट क्लास भी नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को खरीदना बेचना इतने हाई प्राइस पे एक जुआ ही लगता है। तो ये था बिटकॉइन के बारे में आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।